तो अभी जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दिल्ली सल्तनत के पतन के मुख्य कारण क्या थे। निरंकुश शासन दिल्ली सल्तनत में प्रमुख रूप से प्रचलित था। राजा ही कानून था, राजा ही सब कुछ था और उसके जो मर्जी के खिलाफ है वो कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो एक आदमी ही पूरे साम्राज्य को ऑर्डर देता था। नीचे वाले जो उसके सामंत या सहयोगी मित्र थे वो उसका पालन करते थे। दूसरी जो चीज़ थी इसमें विस्तृत साम्राज्य जो है कई प्रांतों, कई जिलों या कई देशों में बटा हुआ था। आप सोच सकते हो उसमें बंगाल था, पूरा भारत था, इसके अलावा अफ़गानिस्तान, कंधार, पूरा जो क्षेत्र का एरिया था उसमें सारा समाया हुआ था। तो उस समय जो प्रशासनिक ढाँचा था वो मजबूत था, पर धीरे-धीरे उसमें शिथिलता आ गई। धीरे-धीरे जो उसके अधिकारी है, राजा के अधिकारी, वो एक हिसाब से षड्यंत्र रचने लगे राजा के खिलाफ और जो दूरसंचार के जो सिस्टम थे उनके पास उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे। आगे पढ़ेंगे इसमें धार्मिक नीति ऑब्वियसली सीधी सी बात है। जब दिल्ली सल्तनत उसमें थी, क्या बोलते हैं, चल रही थी, तो वो एक मुस्लिम राष्ट्र एक मुस्लिम धर्म को सबसे पहले रखते थे। इसमें शरिया कानून, शरिया लॉ वो सबसे पहले आता था। इससे जो हिंदू थे और सिख थे और दूसरे धर्म के लोग थे, मराठा थे, वो बहुत ज़्यादा उससे चिढ़ते थे कि हम हमें भी जो है उस डेवलपमेंट का हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन ये एक तीसरा कारण था जिसने जो मुस्लिम साम्राज्य को है वो धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था। आगे इसमें पढ़ेंगे हम चौथा कारण, उत्तराधिकार का कानून का अस्पष्ट होना। माफ कीजिए। दिल्ली सल्तनत काल में उत्तराधिकार का नियम बिल्कुल अस्पष्ट था। किसी को नहीं पता होता था कि कोई जो राजा है जो अभी ऑन द वे शासन चला रहा उसका बेटा आगे शासन करेगा या कोई उसको कोई मरवा देगा। तो ऐसी चीज़ें जो थी वो जो राज्य के लिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। तो ये इस पर जो है कई जो उत्तराधिकार के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा भाइयों ने एक दूसरे को मारा काटा, बहुत सारा युद्ध करा, बाप बेटों ने एक दूसरे को बंदी बनाया। तो ये बहुत ही मेन कारण माना जाता है। पाँचवा इसमें अमीरों के षड्यंत्र। अमीर जो दिल्ली में रहते थे वो सिर्फ दिल्ली सल्तनत के मुसलमान नहीं होते थे, वो बल्कि बल्कि उसमें मिक्स होते थे, तुर्की के भी, अफ़गान भी। अफ़गान जो अमीर थे या तुर्की की जो अमीर जो व्यापारी होते थे वो आपस में षड्यंत्र कर लेते थे कि हम किस व्यक्ति को राजा बनाएं और उसमें अपने हितों को कैसे देखें। तो राजमहल जो है वो षड्यंत्रों का एक अड्डा बन गया था, जिससे जो केंद्रीय सत्ता के सिंहासन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचना शुरू हो गया था। आगे पढ़ेंगे हम इसमें जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा दिल्ली सल्तनत से भी पहले की सिस्टम थी। जो छोटे छोटे सामंत थे या जो अधिकारी थे उनको ज़मीन के टुकड़े दिए जाते थे ताकि वो उसके ऊपर शासन कर सके और आगे अपने बेटों को मतलब उसके शासन में मदद कर सके, राजा के शासन में। जागीरदारी जो प्रथा थी वो इतनी शक्तिशाली हो गई थी, इन्होंने अपने सुल्तान को धमकी देना शुरू कर दिया था, विद्रोह की धमकियाँ, समझ सकते हैं आप। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात थी। दास प्रथा। शुरू में तो दास दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत लाभप्रद हुए, लेकिन बाद में उन्होंने जो है एक हिसाब से अपने स्वामियों के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि नुकसान का काम किया। उन्होंने जो सल्तनत के व्यापारी लोग थे उनके साथ मिलकर षड्यंत्र रचे ताकि वो भी अपनी जो आज़ादी है उसको पा सके। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेही साबित हुआ। मंगोलों के आक्रमण। इल्तुतमिश के समय से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक
के समय तक मंगोल भारत पर दिल्ली पर आक्रमण करते रहते थे। इसके साथ साथ दिल्ली सुल्तानों ने इन आक्रमणों का वीरता के साथ सामना भी किया था। इसमें बलबन को भी आप जोड़ सकते हैं। फिर भी इन आक्रमणों के कारण दिल्ली सल्तनत को गहरा आघात लगा। राजकोष का जो सिस्टम था या जो पैसा था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाहर गया, मतलब सैनिकों पर खर्च हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तरदायित्व, इसमें आगे पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के पतन में मोहम्मद बिन तुगलक की विशेष नीतियों ने बहुत ही विशेष भूमिका निभाई, क्योंकि उसने ऐसी योजनाएं बनाई जो बहुत ज़्यादा असफल हुई और बहुत ज़्यादा एक हिसाब से उसने उस चीज़ को जो है लागू करने में बहुत देर कर दी। और अगर कई बार उसकी जो नीतियाँ थी वो बहुत ज़्यादा बीच में ही वो उस नीतियों को बदल देता था। अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम। टेंथ पॉइंट जो है फिरोज तुगलक का उत्तर था। फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक कुछ ऐसी नीतियां निर्धारित की जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के पतन के कार्य को और भी तीव्र बना दिया। मतलब जो पतन हो रहा था उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया कुछ शासकों ने, फिरोज तुगलक ने। कई बार बीच बीच में ऐसे विद्रोह देखने को मिले जब सामंतों ने विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ और स्वतंत्र रहने का कोशिश की, लेकिन केंद्रीय सत्ता ने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। 11 पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें। फिरोज तुगलक के दुर्बल उत्तराधिकारी। फिरोज तुगलक के सभी उत्तराधिकारी गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह तथा नासिरुद्दीन महमूद शाह अयोग्य तथा निकम्मे हुए। इन सुल्तानों ने सिर्फ केंद्र का और राज्य का पैसा खाया और रंगरलियाँ मनाई, बस इसके बराबर इन्होंने कुछ नहीं किया। इससे आगे इन्होंने कुछ नहीं किया। तैमूर का आक्रमण भारत के ऊपर। 1398 ईस्वी में मध्य एशिया से तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को अंतिम आघात पहुंचाया। उस समय जो लोगों की रक्षा करने की अपेक्षा उसने स्वयं दिल्ली से वो भाग गया। नासिरुद्दीन महमूद वो अपने आप भाग गया और अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जो उसकी प्रजा थी दिल्ली के अंदर। इससे भारत के अंदर जो राज्य था, जो प्रजा थी, उनके अंदर बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई। आप जानते हैं अराजकता जब फैलती है तो कितनी तेज़ी से फैलती है। सैयद एवं लोधी शासकों का उत्तरदायित्व। लोधी और जो सैयद शासक थे उन्होंने बहुत नुकसान करने वाले कार्य दिल्ली सल्तनत को पहुँचाए। हालांकि सिकंदर लोधी का नाम इसमें आप ना लीजिए तो बेटर है।